उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट गाइडलाइन है वो है आपकी है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, अब ये साइन एंड सिम्टम्स एक्चुअली होते क्या हैं? साइन एंड सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें पता होते हैं। एक बार मैं उर्मिला को चेक कर लूं कॉल करके। उर्मिला ऑनलाइन, उर्मिला नंबर क्या? ओके, तो साइन एंड, हाँ हाँ, साइन एंड सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें पता होते हैं। जैसे सपोज किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो दीज आर नॉट द डिजीज, ये आपके डिजीज नहीं है। ये क्या है? आपके सिम्टम्स हैं। ये आपके क्या है? सिम्टम्स हैं। ठीक है, सिम्टम्स हैं, तो इनकी कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो वो गाइडलाइन कैसे होती हैं आपकी? ये डिस्टर्बेंस आ रहा है अपनी साइड से, म्यूट कर लो। किसकी साइड से आ रहा है? तो सपोज अगर किसी को रूल बोलता है इफ साइन एंड सिम्टम्स आर पार्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस, है ना? जैसे सपोज अगर किसी को किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन है तो उसको क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, है ना? तो वो क्या हो गया? किडनी स्टोन का सिम्टम हो गया एब्डोमिनल पेन। तो रूल बोलता है इफ साइन एंड सिम्टम्स आर पार्ट ऑफ डिजीज प्रोसेस, ठीक है, इन दैट केस नो नीड टू कोड साइन एंड सिम्टम्स। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी को लेग फ्रैक्चर हुआ है, अब लेग फ्रैक्चर हुआ है तो लेग पेन तो उसको होगा ही होगा। तो इस केस में क्या होगा? आप ये तो दोनों चीजें मेंशन होंगी, ये तो दोनों चीजें आपकी रिपोर्ट में होंगी, ठीक है, लेकिन जो आप कोड लगाओगे वो किसका लगाओगे? केवल लेग फ्रैक्चर का लगाओगे। ठीक है, तो हम जो कोड लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? केवल लेग फ्रैक्चर का। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, इसको हम डाल देते हैं एग्जांपल 1। सानवी गेट बंद कर। एग्जांपल 1 और ये हो जाएगा एग्जांपल 2। एब्डोमिनल पेन, किडनी स्टोन। तो इस केस में जो हमारी कोडिंग होगी वो क्या होगी? यूज कोड फॉर, सानवी गेट बंद, यूज कोड फॉर ओनली किडनी स्टोन। क्योंकि जो आपका एब्डोमिनल पेन है ना वो क्या है? आपका किडनी स्टोन का सिम्टम है। ठीक है। अब दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनारियो ये हो सकता है इफ साइलेंट सिम्टम्स आर नॉट पार्ट ऑफ द डिजीज प्रोसेस, इन दैट केस वी नीड टू कोड बोथ। अब ये देखो एग्जांपल, अब किसी का लेग फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, जब लेग फ्रैक्चर हुआ है और साथ में उसको एब्डोमिनल पेन है, तो लेग फ्रैक्चर की वजह से एब्डोमिनल पेन तो हो नहीं सकता ना भाई। अगर किसी का लेग फ्रैक्चर हुआ तो लेग पेन होगा, लेग में स्वेलिंग हो जाएगी, लेकिन लेग एब्डोमिनल पेन तो नहीं होगा ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इस केस में हम दोनों का कोड लगाते हैं, है ना? इन दैट केस वी नीड टू कोड बोथ leg fracture as well as abdominal pain।
किसी को कोई डाउट इस वाले गाइडलाइन में, साइन एंड सिम्टम्स वाली गाइडलाइन में? किसी को कोई डाउट है इसमें, या कोई एग्जाम्पल जो तुम्हारे माइंड में आ रहा, या तुम्हारे कोई माइंड में एग्जाम्पल आ रहा हो कि ये सिनारियो तो हम दोनों कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस टाइप का कोई? सर पहचानेंगे कैसे कि दिस इज रिलेटेड टू? हाँ, पहचानेंगे कैसे? ओके, तो आपको बॉडी का पार्ट तो पता होगा, है ना? मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। तुम लोगों का भी डाइजेस्ट सिस्टम नहीं हुआ है, वो सैटरडे को होगा, ठीक है? ये दिखाई दे रहा है? ये जो सारे ऑर्गन हैं ये कहां पर हैं? एब्डोमिनल एरिया में है ना? अगर इन ऑर्गन में कोई डिजीज हो गई, है ना, तो ऑब्वियसली एब्डोमिनल में क्या आएगा? सिम्टम्स एब्डोमेन का क्या हो सकता है? या तो स्वेलिंग हो जाएगी एब्डोमेन में, या क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होने लगेगा। तो जो हमारी एनाटॉमी हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो तब काम आएगी। अब किडनी भी कहाँ आती है? किडनी वैसे तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन होती तो इसी एरिया में है ना। तो अगर ये एरिया में कोई भी डिजीज है तो ऑब्वियसली उसको एब्डोमिनल पेन होगा ही होगा, ठीक है? तो हमें पता लग जाएगा ना वो इसका सिम्टम है। अच्छा, हार्ट कहां पर होता है बताओ? हार्ट चेस्ट एरिया में होता है। अगर उसको सपोज कॉर्नरी आर्टरी में डिजीज हो गई, उसकी ब्लॉकेज हो गई, कॉर्नरी आर्टरी कहाँ की होती है? हार्ट की आर्टरी होती है। तो चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। तो ये क्या है आपका? कॉर्नरी आर्टरी का क्या होगा? सिम्टम होगा, है ना? निमोनिया कहाँ? निमोनिया आपकी लंग की डिजीज है सपोज, है ना? निमोनिया कहाँ की डिजीज है? लंग की। तो अगर लंग में कोई प्रॉब्लम है, निमोनिया हो गया, तो भी तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी लंग में, मतलब आपका एयर एक्यूमुलेशन हो गया है। तो ये एक्चुअली जैसे जैसे आप चीजें पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, ये आपको तब काम में आएंगी। जब तक आप उसका प्रैक्टिकली यूज नहीं करोगे ना, देखो एक होता है आपका थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल क्या है कि आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपने कभी उसको यूज नहीं किया। तो जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं आएगा। तो ये कोडिंग का मतलब पता है क्या होता है? कोडिंग का मतलब होता है आपका थॉट प्रोसेस। मतलब अगर कोई चीज हो रही है तो अब देखो बहुत सिंपल सा है, किसी को लेग फ्रैक्चर हुआ, तो फ्रैक्चर हुआ तो उसको लेग पेन होगा ही होगा ना। तो हमें पता लग जाएगा ये इसका सिम्टम है। ये तो आपकी कोडिंग की गाइडलाइन है, लेकिन जब कहीं पे काम करोगे ना, तो क्लाइंट की गाइडलाइन अलग होती है। तो सीपीसी एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए? कोडिंग गाइडलाइन यूज करेंगे। लेकिन क्लाइंट होता है, वो बोलता है, वो उसके इंस्ट्रक्शन अलग होते हैं। अब जैसे सपोज किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो गॉल ब्लैडर स्टोन का एक सिम्टम आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग भी होता है, ठीक है? तो अब कायदे में तो नोजिया एंड वॉमिटिंग नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो सारे आईसीडी लगा के दो, ठीक है? तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट है ना, वो गाइडलाइन डिफरेंट होगी। लेकिन जो हमारा एग्जाम होता है ना, वो क्या होता है? स्टैंडर्ड गाइडलाइन पे होता है। सबसे बड़ी चीज देखो, आप ये याद रखो, आईसीडी के कितने क्वेश्चन आने हैं? हाँ, आईसीडी के कितने क्वेश्चन आने हैं? 10। 10 और 10 में भी क्या होगा आपका? देखो हमें तो वहां पे क्या है, हमारा जो पेपर है सीपीसी का, वो तो एमसीक्यू है, वो तो 4 ऑप्शन होंगे ही होंगे वहां पे। हमें तो आपका करेक्ट ऑप्शन देखना है। अगर वहां पे एक ऑप्शन में आपका
साइन एंड सिम्टम्स हैं और एक ऑप्शन में साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो इसका मतलब हम कौन सा लगाएंगे? जिसमें साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे वो वाला लगाएंगे हम। अब आपको पहचान कैसे होगी? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था। अगर कोई कोड आर से स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या है? साइन एंड सिम्टम्स है ना। तो अगर आप ये याद रहेगा आपको तो आप ऑप्शन देख के पता लग जाएगा ना कि इसमें हमें चेक करना है डिजीज है या सिम्टम्स है। तो एग्जाम उतना टफ नहीं होता है, एग्जाम आसान होता है और काम करना उससे भी ज्यादा आसान होता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप सीपीटी के 11 टॉपिक पढ़ोगे और जब आप काम करोगे ना तो काम करने के लिए उतना आपको सारा पूरी बुक यूज नहीं होती है, बहुत थोड़े से पेजेस होते हैं, थोड़े से प्रोसीजर्स होते हैं, बस वही यूज होते हैं। तो एंट्री टफ, देखो एंट्री टफ भी है इजी भी है, ये सारा डिपेंड करता है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा साइन एंड सिम्टम्स का। सौम्या क्लियर है ना? हाँ सर, मेरा माइक थोड़ा इको कर रहा है इसलिए बात नहीं कर कोई नहीं। देखो पता क्या है, ये आपको जैसे जैसे आप सीखोगे चीजें, जैसे आप सीखोगे, ठीक है। जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी ना तो जो आपके माइंड में डाउट था ना, ये मेरे माइंड में भी था कि मुझे कैसे पता लगेगा कि वो उस डिजीज का सिम्टम है कि नहीं है। exactly. तो जब आप जॉब करते हो ना तो वहां पे जैसे अगर आपको डाउट हो रहा है ना तो क्या होता है, आपको गूगल एक्सेस होता है। तो आप जैसे सपोज मैं आता हूँ, आप क्या डालोगे, ऐसे करके देखते हैं। देखो नॉलेज क्या है, मैंने आपको बताया कि ये मेडिकल है ना, ये अनलिमिटेड है। अब कितना भी आप कर लो आपका कम पड़ेगा। मैं बहुत सिंपल चीज डालता हूँ, गॉल ब्लैडर स्टोन, ठीक है। मैं जाऊंगा विकिपीडिया में, या विकिपीडिया या कहाँ है, विकिपीडिया में आ जाओ या किसी और साइट में आ जाओ। हम विकिपीडिया में जाते हैं क्योंकि ये बहुत आसान है। यहाँ पे डिजीज लिखी होगी और नीचे उसके लिखे होंगे सिम्टम्स, ठीक है। ये डिजीज हो गई, इसमें यहाँ पे होगा ट्रीटमेंट, रिस्क फैक्टर, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो ये गॉल ब्लैडर के आपके सिम्टम्स हैं। द पेन स्टडीली इंक्रीज फॉर एब्डोमिनल पेन हो गया, बिटवीन द शोल्डर ब्लेड और, अब शोल्डर ब्लेड का पेन देखो आ रहा है लेकिन मैं तो ये पहली बार देखा है। इन एडिशन टू पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जो मैं आपको बता रहा था, लेकिन 90% कोडर है ना गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ नोजिया एंड वॉमिटिंग लगाते हैं, ठीक है। तो इसके ये सिम्टम्स हो गए। ऐसे अगर आप किडनी पेन का लगाओगे ना तो किडनी पेन में बैक पेन होता है, सिवियर बैक पेन भी होता है, तो सिम्टम्स आपको मिल जाएंगे। अब जैसे मैं आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, जबकि इनफैक्ट ये तो मुझे बहुत बाद में पता लगा कि जो पल्मोनरी इफ्यूजन होता है ना वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर का सिम्टम होता है। मतलब मैंने 2006 में कोडिंग स्टार्ट की थी और मुझे 2012 में पता लगा। CHF विकिपीडिया आ जाते हैं, है ना, या इसमें देख लेते हैं। तो अब सोचो 6 साल कोडिंग करने के बाद मुझे पता लगा कि जो पल्मोनरी इफ्यूजन होता है दैट इज ए पार्ट ऑफ सिम्टम ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। सिम्टम्स नहीं दिए क्या? ये है देखो सिम्टम्स, swelling in your ankle feet, cough that develop from, chest pain, wheezing, shortness of breath which may indicate pulmonary edema। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन अगर आप देखोगे तो विकिपीडिया में आपको मिल जाएगा। तो बहुत बात है ये, अगर मैं विकिपीडिया में देखूंगा ना तो मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन सिम्टम होता है इसका, ठीक है। CHF सिम्टम्स डाल देते हैं ना डायरेक्ट, झंझट ही खत्म। ये है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया, फटीग, वीकनेस, swelling, rapid or irregular heartbeat, reduced ability to exercise, increased need to urinate, swelling of your abdomen, ascites, very rapid weight gain or
फ्लूइड रिटेंशन, लैक ऑफ एपिटाइट, डिफिकल्टी कॉन्सेंट्रेशन, नहीं पर वो सिम्टम नहीं था, वो गाइडलाइन थी एक्चुअली। सिम्टम नहीं होगा, वो गाइडलाइन थी जो मुझे 2012 में पता लगी। कोई नहीं, अभी हम वापस आ जाते हैं गाइडलाइन पे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया साइन एंड सिम्टम। नेक्स्ट है आपका अक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, अक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। अच्छा, उर्मिला ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ जी सर, कर लिया मैं। तो कल हम अक्यूट एंड क्रॉनिक का कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो आपने बताया था, तो बताइए अब आपको क्या याद रहा आज? सर अक्यूट का जो मुझे याद है कि जो अचानक से होती है, क्रॉनिक जो पुराने से चली आ रही है। हाँ, तो ज्यादा खतरनाक कौन सा होता है? जो अक्यूट होता है। ज्यादा खतरनाक अक्यूट होता है। बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि सपोज आप, हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है जिसमें सपोज 50 एम्प्लॉई हैं। ठीक है, उन 50 एम्प्लॉई में क्या होता है, जो 4-5 एम्प्लॉई है ना, वो हमेशा ही लेट आते हैं, मैनेजर परेशान हो गया है, तो वो कंडीशन क्या हो गई, क्रॉनिक हो गई है। मतलब मैनेजर कुछ भी बोल देना, उन लोगों पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, एम्प्लॉइज पे, है ना। तो दैट इज क्या हो गया आपका, क्रॉनिक। अब क्या हुआ, 5 नए लोगों ने ज्वाइन किया, 5 नए लोगों ने ज्वाइन किया, और उन्होंने भी, उसमें से एक बंदे ने लेट आना शुरू कर दिया, तो क्या है, ये अक्यूट प्रॉब्लम है। तो अब बताओ कि सबसे ज्यादा हमें फोकस किस पे करना पड़ेगा? जो वो 5 लोग, सबसे पहले हम फोकस, नहीं खान भैया क्या कर रहे हो आप, ये हैंड वॉश करके आओ, ऐसे करते हैं गंदी बात, बैड मैनर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करके आओ, है कोई नहीं, आप ऐसे करके आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, देखो जो क्रॉनिक है ना, उसको तो हम बाद में भी देख लेंगे, लेकिन अभी जो नया जो ज्वाइन किया है, जिसने नया ज्वाइन किया है, सबसे पहले हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो नए वाले ने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी है, तो फिर मैंने म्यूट किया एक्चुअली तुम लोगों को, क्योंकि डिस्टर्बेंस आने लगा। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस होगा, वो किस पे होगा, अक्यूट पे, है ना। क्रॉनिक पे क्या होगा, सेकेंडरी होगा। अब हम आ जाते हैं डायग्नोसिस की बेस पे आ जाते हैं। इफ ए पेशेंट हैज बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन, ठीक है, फॉर सेम डिजीज, क्योंकि सेम डिजीज की अक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशन दोनों हो जाती है। जैसे किसी को पहले क्रॉनिक रीनल फेलियर हुआ था लेफ्ट किडनी का, अब अक्यूट रीनल फेलियर हो गया राइट किडनी का, तो दोनों ही केस में आपका अक्यूट किडनी फेलियर भी और क्रॉनिक भी क्लियर फेलियर भी है ना। तो उस केस में क्या है, जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा, अक्यूट कंडीशन पर रहेगा। तो इफ पेशेंट हैज बोथ अक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन फॉर सेम डिजीज एंड देयर इज कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि पहले पेशेंट को, मतलब अगर हमें कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल है किसका, अक्यूट का एंड क्रॉनिक का, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन कोड लगाएंगे। अगर वो कॉम्बिनेशन कोड अवेलेबल नहीं है किसी हिसाब से, है ना, तो हम उनको क्या करेंगे, हम दोनों के सेपरेट कोड लगाएंगे, लेकिन अक्यूट कंडीशन को क्या लगाएंगे हम, प्रिंसिपल डायग्नोसिस। अच्छा, आप लोगों को ये प्रिंसिपल डायग्नोसिस में वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको इसका मीनिंग पता है क्या है? मैं जैसे कल भी मैंने शायद प्रिंसिपल डायग्नोसिस वर्ड यूज किया था, ये मैं प्रिंसिपल डायग्नोसिस वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको इसका मीनिंग पता है? मेरे प्रायोरिटी वाले, हाँ, जैसे सपोज एक्चुअली क्या होता है, आपके घर पे एक फंक्शन है और आपको 5 लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है। अब इसको हम कोरिलेट करते हैं डायग्नोसिस से, यानी कि एक पेशेंट है जिसको 5 डिजीज है और जो हमें लगानी है रिपोर्ट में। अब हम वापस आते हैं, अब आपके यहाँ पे फंक्शन है, 5 लोगों को आपको खाना खिलाना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप एक टाइम पे एक ही को खाना खिला सकते हो, ठीक है। तो जो 5 लोग हैं, आपके लिए तो 5 बराबर है ना, तो आप सबसे पहले खाना किसे खिलाओगे?
दैट इज प्रिंसिपल डायग्नोसिस। यानी कि आपके पास 5 डिजीज तो है, लेकिन सपोज अगर उनको हम ऐसे नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5, तो जो आपके पहले नंबर पे जो डिजीज है ना वो कौन सी जाएगी, दैट इज प्रिंसिपल डायग्नोसिस। अब मैं डाल देता हूं यहां पे प्रिंसिपल, सेकेंडरी, टर्शियरी, टर्शियरी की स्पेलिंग, हाँ अदर्स। तो बताओ कैसे खाना खिलाओगे आप? जो सबसे पहले आए उसको प्रायोरिटी पहले देंगे। जो सबसे पहले आया है? नहीं, सारे तो एक साथ ही है ना, सारे एक साथ आए हैं सपोज, फिर आई थिंक पहले सबसे पहले ओल्ड को खिलाएंगे जो ज्यादा। सर मुझे लगता है क्रिटिकलिटी ऑफ द डिसीज। नहीं, हम तो अभी खाने पे ही अटके हुए हैं। कैसे? क्योंकि देखो पता है कि मैंने बताया ना आपको, एक्चुअली क्या जो कोडिंग है ना वो थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो जब तक आपको वो उसका सारे प्रोज एंड क्रॉन्स पता नहीं होंगे ना, क्योंकि देखो जब आप हमारे घर पे हमें नहीं पता है कि प्रायोरिटी क्या होगी, तो डिजीज तो हमारी बहुत दूर की प्रायोरिटी है ना, क्योंकि वो तो हमारा डेली का वो है ना। तो बताओ आप 5 लोग आपके घर पे हैं, तो आप कैसे जज करोगे कि पहले किसको खाना खिलाएं फिर किसको खाना खिलाएं, बताओ। तो नॉर्मली घर के बड़ों को पहले खाना दे देते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन दी। तो आई थिंक जो सबसे बड़े होंगे घर के उनको सबसे पहले प्रायोरिटी में रखा जाएगा। और 2 साल का जो बच्चा है वो उसको तो सबसे पहले ही खाना खिला देते हैं। उसको आई थिंक उससे पहले ही शायद प्रायोरिटी। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी है ना, जिसके पास थोड़ा टाइम की शॉर्टेज। नहीं, टाइम की शॉर्टेज नहीं, ये प्रायोरिटी है ना, टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, ठीक है। सपोज अगर मेरे घर पे 5 लोगों में छोटा बच्चा है और बाकी लोग एडल्ट हैं, तो मैं बच्चों के पहले खिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे घर पे कोई बच्चा भी है लेकिन एक कोई बहुत एजेड है और वो बहुत सिक हैं, बीमार हैं, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी उनको हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे घर पे बच्चा भी है, बीमार भी है, और मेरे यहाँ पे एक प्रेग्नेंट फीमेल भी है, ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं प्रेग्नेंट फीमेल है ना उसको पहले खिलाऊं। तो ये प्रायोरिटी है ना सिचुएशन देख के चेंज होती है, ठीक है। तो ऐसा फिक्स नहीं होता कि कोई पहले आया है या किसी को जल्दी जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे सर्कमस्टांसेस होंगे तो वहां पे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई आपका किसको पहले करना है। तो ऐसे ही हमारा डायग्नोसिस में होता है, ठीक है। अब डायग्नोसिस में भी क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन देख देख के आपके वो चेंज हो जाता है। हम भी प्लीज, क्लास हो रही ना, ये सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, उसमें जाएगा ऑनलाइन में फिर, ठीक है। तो हम ये प्रायोरिटी उसी के साथ, अब जैसे इसमें मैंने आपको बताया कि इफ पेशेंट हैज बोथ acute and chronic condition for same disease and there is a combination code available, in that case we need to use combination code। यानी कि अगर हमारे पास डॉक्टर ने बोला acute kidney failure और chronic kidney failure, chronic kidney disease, मेरे पास अगर इसका कॉम्बिनेशन कोड है, और वो कॉम्बिनेशन कोड कैसे मिलता है, वो जो हमारे वर्ड है ना वो हम इनसे चेक करते हैं, या तो वो हमें विद से मिल जाएगा या फिर वो ऑन से मिल जाएगा, इनसे मिल जाएगा, है ना। जैसे अभी हम ढूंढ के भी दिखाएंगे, आपको ढूंढ के दिखाएंगे। अगर कॉम्बिनेशन कोड नहीं मिलता है तो फिर दोनों का क्या जाएगा, अलग अलग कोड जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं, पहला एग्जांपल है ये हमारा। एक पेशेंट को अक्यूट किडनी डिजीज है और क्रॉनिक किडनी डिजीज है, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमें वो कॉम्बिनेशन कोड मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें डी में जाना पड़ेगा। डी में ये मैं फास्ट करूंगा क्योंकि अगर मैं ये स्लो करूंगा तो कभी कोड नहीं मिलेगा, ठीक है।
हाँ, वो जब मैं डिजीज में पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं स्लो हो जाऊंगा, फिर मैं आपको दिखा के ही करूंगा। कल तो ये मूव भी नहीं हो रहा था आप लोगों की क्लास के बाद, आज तो मैंने पता नहीं क्या क्या किया है इसमें, तब जाके ये चालू हुआ है मेरा सिस्टम। डिसऑर्डर, डिसलोकेशन, डिजीज। अब डिजीज में मैंने बताया था आपको, जहां से हमेशा स्टार्ट होगा हम वहीं जाएंगे, चाहे हमें वापस आना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। रूल है तो रूल है। डिजीज अब डिजीज में हमें क्या ढूंढना है? किडनी, है ना। ये बी चल रहा है, ये सी, जी, आई, ये के आ गया, ठीक है। और इसमें क्या आ गया? क्रॉनिक। क्रॉनिक किडनी डिजीज हो गया N19.9, है ना। अब हमें क्या ढूंढना है? अक्यूट। अब अक्यूट तो इसमें है नहीं, लेकिन अक्यूट भी होना चाहिए। इसका कोड तो मुझे पता है, N17.9 होता है। अक्यूट किडनी डिजीज नहीं मेंशन करता आपका डॉक्टर, क्या बोलता है, थोड़ा सा मैं वर्ड चेंज कर देता हूं। अक्यूट किडनी फेलियर होगा, ठीक है। ये क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है, क्रॉनिक किडनी फेलियर भी हो सकता है, मैं आपको तरह से दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो हमें यहाँ पे मिल गया N18.9 क्रॉनिक किडनी डिजीज का। उसको डॉक्टर नॉर्मली फेलियर बोलता, तो हम फेलियर में आ जाते हैं। क्रॉनिक किडनी फेलियर एक्यूट किडनी फेलियर ही बोलता है, क्योंकि फेलियर के भी वही कोड आएंगे। फेलियर किडनी, ये सी ऑल्सो डिजीज किडनी। अच्छा देख रहे हो, किडनी फेलियर के लिए क्या बोल रहा है? सी ऑल्सो डिजीज किडनी क्रॉनिक, है ना, जो हमने ले लिया क्रॉनिक किडनी डिजीज का ही लिया है ना। तो या तो वो किडनी फेलियर, ये क्रॉनिक किडनी फेलियर बोले या डिजीज बोले, एक ही बात है ना। क्योंकि फेलियर में क्या बोल रहा है, क्रॉनिक में क्या बोल रहा है? सी ऑल्सो डिजीज किडनी क्रॉनिक। और एक्यूट के लिए क्या है आपका? N17.9। बट सर कोड थोड़ा अलग नहीं दिख रहा आपको डिसीज का। कौन सा? N19 यहाँ पे है किडनी डिसीज, किडनी फेलियर जब हम लोग हम हाँ बताओ बताओ, आप बताओ। N18.9 इज व्हाट इट शुड बी आइडियली, डिसीज हो या फेलियर हो क्रॉनिक के लिए। यहाँ पे तो N19 बता रहे हैं व्हेन वी चेक्ड इन द अदर शीट, दूसरे शीट में जब चेक करे तो N18.9 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ये देख रहे हो ये कहाँ लिखा है? ये तो डिसीज हुआ सर, क्रॉनिक डिसीज रिलेटेड है ये। नहीं नहीं, तीन चीजें हैं। किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्लियर है? मतलब डॉक्टर तीन तरह से लिख सकता है, किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी फेलियर। ये सबको क्लियर है? नाउ हम फेलियर में आए, किडनी फेलियर। तो फेलियर में हमें किडनी मिला और क्या मिला? इसका कोड N19। तो हमने किडनी फेलियर का कोड क्या लगा दिया? N19। कोई डाउट किसी को इसमें? ये सबको क्लियर है ना? देखो भाई, हम फेलियर में गए, हम किडनी में गए, ये तो ब्रैकेट में है, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज कहां पर है? ब्रैकेट में है, तो इससे तो हमें मतलब नहीं है, है ना। तो ये मेरा कोड किसका हो गया? किडनी फेलियर का। फिर मेरा क्या है? एक्यूट किडनी फेलियर। मैं फेलियर में गया,
अक्यूट में गया और मुझे इसका कोड मिल गया N17.9. N17.9। अब मैंने कोड लगा दिया N17.9, ठीक है। अब मुझे क्रॉनिक किडनी फेलियर का नहीं मिला लेकिन जब मैं फेलियर में गया और किडनी में गया तो उसने मुझे क्या बोला, सी ऑल्सो डिजीज किडनी क्रॉनिक। तो ये मुझे बोल रहा है कि अगर मुझे क्रॉनिक मतलब ये चाहिए, किडनी फेलियर चाहिए, तो किडनी फेलियर को, क्रॉनिक किडनी फेलियर को मैं ऐसे भी ढूंढ सकता हूं, डिजीज में जाना है, डिजीज के बाद किडनी में जाना है, और किडनी के बाद कहां जाना है, क्रॉनिक में जाना है। ये रूट क्लियर है। जैसे सपोज अगर आपने नेविगेशन लगाया है और आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो, तो वहां से दो रास्ते में है, तो आप लेफ्ट रास्ते से भी जा सकते हो और राइट से भी जा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना। जैसे मुझे यहां से हैदराबाद जाना है, मैं ट्रेन से भी जा सकता हूं और बस से भी जा सकता हूं और फ्लाइट से भी जा सकता हूं, ठीक है, लेकिन पहुंचूंगा तो मैं हैदराबाद ही ना। तो वैसे ये बोल रहे हैं कि सपोज अगर आपको क्रॉनिक किडनी फेलियर नहीं मिल रहा है ना, तो आप कहां देख लो, डिजीज में जाओ, किडनी में जाओ और क्रॉनिक में जाओ, एक ही बात है। तो अगर हम डिजीज में जाएंगे और डिस्ट्रेस डिसऑर्डर डिजीज, अब हम डिजीज में जा रहे हैं और कहां जाएंगे, हम किडनी में जाएंगे, नहीं, किडनी, और किडनी में कहां जाएंगे हम, क्रॉनिक में, है, हाँ, किडनी में हम कहां जाएंगे, क्रॉनिक में तो इसका मतलब क्या हुआ, सेम चीज हुई ना। सौम्या, हाँ सर, I'm here. हाँ सर, करेक्ट, क्लियर है ना। गॉट द तो लॉजिक, या गॉट द लॉजिक। हाँ, तो ये जो आपका जो हमने कल एक वर्ड यूज किया था ना, सी एंड सी ऑल्सो, तो अगर हम कोई, जैसे सपोज वी विल सर्च अल्फाबेटिक इंडेक्स टिल द टाइम वी विल नॉट गेट द आईसीडी कोड, sometime there is no direct code available, in that case alphabetic index guide to C or C also condition where we need to search ICD code। तो हमारा जो क्रॉनिक किडनी फेलियर था ना, उसके केस में यही हुआ, क्रॉनिक किडनी फेलियर का डायरेक्ट कोड नहीं दिया है उन्होंने, तो वो क्या कर रहे हैं, सी ऑल्सो कंडीशन में है कि भाई अगर आपको यहां नहीं मिल रहा है ना, तो अब ये यहां पे भी चले जाओ, ठीक है। ओके, ये हमने कल डिस्कस किया नहीं था, तो ये अभी डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले डिस्कस कर लेंगे, है ना। ये हेडर कहां से आ गया, ये लेट इफेक्ट से पहले हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये तो पहला एग्जांपल ये था कि जब हमें कॉम्बिनेशन कोड नहीं मिल रहा है ना। अब सपोज एग्जांपल 2 में आ जाते हैं, तो ये वाली कंडीशन हो गई है ना, इफ कॉम्बिनेशन कोड इज नॉट अवेलेबल एंड separate codes available for both acute and chronic condition, in that case we need to code acute as principal diagnosis and chronic as secondary diagnosis। क्लियर है। तो ये हमने ये वाली कंडीशन डिस्कस कर ली है, यानी कि कॉम्बिनेशन कोड तो मिला नहीं, कॉम्बिनेशन कोड मिला नहीं, हमें दोनों के सेपरेट कोड मिले, तो हमने क्या किया, जो पहले कोड लगाया है वो किसका लगाया है, पहले कोड लगाया है वो किसका लगाया है, अक्यूट का, और उसके बाद किसका लगाया है, क्रॉनिक का। मुझे बस एक मिनट, हाँ मुझे एक फाइल भेजनी है किसी को, मैं 1 मिनट में फाइल भेज देता हूँ। ये मैं 1 मिनट, ये एक्चुअली थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं इसको स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ अभी, पॉज।
सीट कहाँ डाल दी इसने? कोई नहीं, मैं इसको बाद में भेजूंगा, इसमें टाइम लगेगा। मैं वापस शेयरिंग पे आ जाता हूँ। ओके, तो सपोज अब क्या होता है कि अब एक पेशेंट को, ये तो क्लियर हो गया ना, एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी फेलियर वाला तो क्लियर हो गया ना। जो कोडिंग जाएगी वो पहले एक्यूट का जाएगा, उसके बाद किसका जाएगा? क्रॉनिक का। अगला है आपका एग्जाम्पल 2। अब एक पेशेंट को एक्यूट डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है और क्रॉनिक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर भी है, ठीक है। तो अब हम पहले सर्च करेंगे क्या हमें इसका कॉम्बिनेशन कोड मिल सकता है। तो सबसे पहले हम किस में जाएंगे? फेलियर में। फेलियर में, और फेलियर में हमें किस में जाना है? बताओ, फेलियर में किस में जाएंगे अब हम? बताओ, हेलो सर। वो फिर से वो सीक्वेंस दीजिए ना सर। नहीं तो ये है ना, डायग्नोसिस लिखा हुआ है ना। अब हम किस में जाएंगे बताओ? फेलियर में जाने के बाद हार्ट में ही जाना है सर। हार्ट में जाना है ना। हाँ, तो ये जब हार्ट में हाँ हार्ट में, तो ये पता होना जरूरी है। तो फेलियर में आ गए, हार्ट में आ गए। यस। अब फिर एक्यूट। हार्ट में फिर एक्यूट। एक्यूट क्यों? एक्यूट डिस्टोलिक डायस्टोलिक। हाँ हाँ, क्योंकि हार्ट में दो प्रोसेस होते हैं,
एक सिस्टोलिक होता है और एक क्या होता है, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। हाँ, तो अब इसमें हम क्या जाएंगे, हार्ट में आ गए, अब हम ढूंढेंगे इसमें डायस्टोलिक। डायस्टोलिक भी हमें मिल गया, उसमें एक्यूट है। हाँ, उसमें आपने एक्यूट ढूंढ लिया, लेकिन मेरे पास क्या है, एक्यूट भी है और क्रॉनिक भी है। यस। तो मेरा जो पहला टारगेट वो क्या है कि मुझे कॉम्बिनेशन कोड मिल जाए। तो कॉम्बिनेशन कोड 3 तरह से मिल सकता है, विद, ऑन, एंड, है ना। ये है आपका क्राइटेरिया टू सर्च कॉम्बिनेशन कोड। अब आपको इसके नीचे दिखाई दे रहा है कुछ, एक्यूट एंड ऑन क्रॉनिक, ठीक है। तो इसका कोड क्या है, I50.33। अगर केवल क्रॉनिक होता तो क्या होता, I50.32। यानी कि एक्यूट का क्या है 31, क्रॉनिक का क्या है 32। अगर एक्यूट क्रॉनिक लिखा ही नहीं है, केवल डायस्टोलिक हार्ट फेलियर लिखा है तो क्या है 30, है ना। और कॉम्बिनेशन क्या है 33। तो इस केस में अगर आप इन दोनों का अलग अलग कोड लगा दोगे, यानी कि इसका 31 और इसका 32, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये डिजीज तो दो हैं, लेकिन इनका कोड क्या लगेगा, एक ही कोड लगेगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों का कोड लगा दूं ICD-10, तो ये मेरा क्या है, करेक्ट है, ठीक है, ये क्या है मेरा करेक्ट हो जाएगा। और अगर इसमें 2 कोड लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो एक्यूट एंड क्रॉनिक का ये सिनारियो, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। तो हमें सेपरेट सेपरेट का भी पता लग गया और हमें कॉम्बिनेशन का भी पता लग गया। हाँ पूछो। सर अगर अलग अलग जैसे अलग अलग कोड लगाने, अगर उससे कॉम्बिनेशन कोड भी हो और वो हमें ना मिला, हमने अलग अलग लगा दी हो, तो वो गलत हो जाएगा। अब दोबारा क्वेश्चन बोल लो, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो आप उर्मिला। सर मैं पूछ रही हूँ कि अगर एक्यूट और क्रॉनिक की सपोज हमने ढूंढा, हमें कॉम्बिनेशन नहीं मिला और उसमें है और हमने अलग अलग लगा दिया, तो वो आंसर गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोडिंग का मतलब होता है आपको ज्यादा चीज को ना कम में कन्वर्ट करना। तो आपको ऐसा रीजन है ही नहीं ना, आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको ऐसा कोई रीजन होगा ही नहीं कि आपको मिले ना, ठीक है, मिल तो जाएगा ही आपको। क्योंकि जहां पे आप नॉर्मल ले रहे हो ना, अलग अलग ले रहे हो, कॉम्बिनेशन भी तो वहीं पे होगा ना, तो वो तो आपको दिखाई देगा उसी टाइम पे। हाँ, सेम टाइम पे आपको दिखाई। लेकिन देखो जल्दबाजी में अगर आपने किया ना कि आपको अच्छा अक्यूट का मिल गया, अक्यूट का लगा दिया, क्रॉनिक का मिल गया, क्रॉनिक का लगा दिया, लेकिन अगर आपने वो कॉम्बिनेशन नहीं देखा तो फिर आपकी ये एरर है ना, गलती है ना। और मैंने बताया था आपको कि कॉम्बिनेशन कोड होते उसी के हैं जो या तो नियरेस्ट ऑर्गन होते हैं या सेम ऑर्गन में जो दो डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। क्लियर है। जी सर। तो इसको भी हम बंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑल्सो। अब ये कोड ऑल्सो क्या होता है, ये आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत है नहीं। इसमें क्या होगा, जब आप आईसीडी कोड लगाओगे ना, आईसीडी कोड लगाओगे और किस में जाओगे, अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाओगे, टेबुलर इंडेक्स में।
तो यहाँ पे लिखा होता है कोड ऑल्सो, है ना, यूज एडिशनल कोड, ये तो एडिशनल है लेकिन वो कोड ऑल्सो होगा। एडिशनल अलग बात होती है, कोड फर्स्ट अलग है, कोड ऑल्सो। अगर ये सर्चेबल होगी तो सर्चेबल तो है। आ गया कोड ऑल्सो, कोड ऑल्सो यानी एसोसिएटेड ओपन बूट और ये सब है ना, तो ये सब में कोड ऑल्सो आ रहा है, सर्चेबल है ना। इसमें भी कोड ऑल्सो है, कोड ऑल्सो एसोसिएटेड ओपन बूट दिस। अगर मैं इसमें कोड ऑल्सो, इसमें भी आ रहा है यूज एडिशनल कोड, नहीं कोड ऑल्सो, कोड फर्स्ट, कोड ऑल्सो इफ एप्लीकेबल वायरल हेपेटाइटिस, है ना। तो ये आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। Sometime when we cross check tabular index there is a note mention code also, ठीक है। In that case we need to use an additional code according to documentation provided by the physician। तो एक सिंपल सी गाइडलाइन है, तो इसीलिए जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमेशा सबसे पहले कहाँ पे जाओ, अल्फाबेटिक इंडेक्स में जाओ, और उसके बाद कहाँ पे जाओ, टेबुलर इंडेक्स में उस चीज को आप कंफर्म करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेबुलर इंडेक्स नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि वो एडिशनल कोड जाना था या नहीं जाना था, तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं लगेंगी। फिर है आपका लेट इफेक्ट। लेट इफेक्ट ऑल्सो नोन एज रेजिडुअल इफेक्ट, ठीक है, उसको हम रेजिडुअल इफेक्ट भी बोलते हैं और सीक्वेलर भी बोलते हैं। देयर इज नो टाइम ड्यूरेशन व्हेन कैन ए लेट इफेक्ट कैन अकर। लेट इफेक्ट कैन अकर इमीडिएटली और 1 month लेटर और 1 year लेटर और इवन 5 year लेटर। जैसे सपोज अभी इंडिया की सिचुएशन चल रही है ना, तो किसी पे तो इमीडिएट इम्पैक्ट आ गया, है ना भाई। जैसे अगर आपका बिजनेस है तो या आप कहीं पे वर्किंग हो, तो बहुत सारे लोगों पे तो इमीडिएट इफेक्ट आ गया ना कि भाई अगर मेरा शॉप चल नहीं रही है, रिवेन्यू नहीं आ रहा है, कुछ पे थोड़े दिन बाद आएगा, क्योंकि भाई जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो सामान नहीं खरीदेंगे, है ना। कुछ पे 5 साल बाद आएगा, है ना। तो लेट इफेक्ट क्या होता है, ये रेजिडुअल होता है जो ग्रेजुअली आता है, ये इमीडिएट भी आ सकता है, कुछ टाइम बाद आ सकता है, 5 साल बाद भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। तो लेट इफेक्ट का ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है लेट इफेक्ट का, ठीक है, कि व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ लेट इफेक्ट। तो आपको क्या लग रहा है कि लेट इफेक्ट का टाइम क्या होता है, कोई टाइम ड्यूरेशन होता है लेट इफेक्ट का? नो सर, नो, है ना। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए देयर इज नो टाइम फ्रेम व्हेन ए लेट इफेक्ट कैन अकर। लेट इफेक्ट आपका कभी भी हो सकता है। अगला है आपका इम्पेंडिंग और थ्रेटन कंडीशन, ठीक है। तो इसमें कुछ गाइडलाइन में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। ए पेशेंट एडमिटेड विद इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन, फाइनल डायग्नोसिस मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इफ कंडीशन अकर कोड इज एट कंफर्म।
जैसे सपोज पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, और वो जो जब उसने पहली बार जब डॉक्टर ने लिखा तो उसने लिखा इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और जो फाइनल डायग्नोसिस जब वो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ तब उसने क्या लिखा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो ये क्या बोल रहा है, इफ कंडीशन अकर कोड इट एज कंफर्म डायग्नोसिस, यानी कि अगर ये हो गया है उसको तो हम इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन ही लगाएंगे। इन अबव एग्जांपल वी विल यूज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, है ना। अगर इफ कंडीशन नॉट अकर्ड, अगर कंडीशन नहीं हो, अगर वो इम्पेंडिंग आया था लेकिन फाइनल डायग्नोसिस में वो कंफर्म नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक सब टर्म इम्पेंडिंग और थ्रेटन्ड। कहां पे देखना है, इन अल्फाबेटिक इंडेक्स। इफ कोड अवेलेबल फॉर दैट index, if code available for that, कुछ सेंटेंस में करवा, if code available for that, use that code, ठीक है। if code is not available, do not code it। एक पेशेंट है जिसको ये लिखा हुआ है डॉक्टर ने इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इंफार्क्शन में जाना पड़ेगा सबसे पहले हमें। इंजरी इन्फेक्शन 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 इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन में भी मायोकार्डियल मायोकार्डियल। अब यहां पे देखो इम्पेंडिंग तो है नहीं, थ्रेटन्ड है क्या, एस, थ्रेटन्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डॉक्टर ने इम्पेंडिंग मायोकार्डियल इंफार्क्शन लिखा है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो आया था, या थ्रेटन्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, और वो डायग्नोसिस कंफर्म किया ही नहीं उसने, वही रहा, तो इस केस में हम देखेंगे कि इंफार्क्शन में मायोकार्डियल और मायोकार्डियल में आपका थ्रेटन्ड या इम्पेंडिंग कंडीशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो वाला कोड लगा दोगे, और नहीं मिल रहा है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन कोड ही नहीं होगा। तो ये इन दो सेंटेंस में आपका लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको, दोबारा पढ़ो इसको, देखो क्या लिखा हुआ है। सर आई हैव अ क्वेश्चन। बताइए। अगर यही सिचुएशन में हमारे पास कोड नहीं मिला, जैसे आप चेक कर रहे थे अभी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए, थ्रेटन्ड में थ्रेटन्ड नहीं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो होगा ही क्योंकि वो तो डायग्नोसिस है। अगर आपको इम्पेंडिंग या थ्रेटन्ड नहीं मिला है तो उसको कोड नहीं करेंगे, कोड नहीं करेंगे। तो हम लोग इसको सबमिट कैसे करेंगे सर विदाउट अ कोड? इसके लिए तो कुछ ना कुछ, हाँ सिम्टम्स होगा ना, उसके पास सिम्टम्स होगा। तो वी विल चेक द सिम्टम्स, उसके हिसाब से डायग्नोसिस कोड डाल के भेजना पड़ेगा। अगर सिम्टम्स भी नहीं होगा तो एक कोड होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो हम जेड कोड पढ़ाएंगे तब आएगा। मैं आपको कोड दिखाता हूँ, क्या कोड है वो, जी कोड मैं समझ गई सर, वो एक क्वेश्चन था मेरा। ऑब्जर्वेशन फॉर सस्पेक्टेड कंडीशन। ओके, ये क्योंकि ये सस्पेक्टेड है ना, फिर करेक्ट। Z03 होता है उसका, Z03
एनकाउंटर फॉर मेडिकल ऑब्जर्वेशन फॉर सस्पेक्टेड डिजीज एंड कंडीशन, रूल्ड आउट। मतलब वो थ्रेटन्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन लेके आया, उसको कोई सिम्टम्स थे नहीं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कुछ भी नहीं है। अगर वो होते तो हम तो वही लगा देते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ थ्रेटन्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन है और पेशेंट डिस्चार्ज हो गया, कोई निकला ही नहीं कुछ। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जेड कोड लगाना पड़ेगा, Z03। ये देखो आप इसका डायग्नोसिस लिखा है ना, दिस कैटेगरी इज टू बी यूज्ड व्हेन अ पर्सन विदाउट ए डायग्नोसिस इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग एन एबनॉर्मल कंडीशन विदाउट साइन और सिम्टम्स which requires study but after examination and observation is rule out. This Right. category is also used for administration and legal observation status. ठीक है? Yep. Thank you. तो अब मुझे ये जाने की जरूरत है, एग्जाम्पल मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया होगा, है ना? क्योंकि या तो देखो कंफर्म है या कंफर्म नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट, व्हाट नॉट नीड टू कोड। अब आप किस चीज को कोड नहीं करोगे? मैं एक्चुअली कलरफुल इसलिए बनाता रहता हूँ ना, थोड़ा तुम लोगों का इंटरेस्ट बना दिया। मुझे नहीं पता तुम लोगों को सही लगता है नहीं लगता है, लेकिन मुझे लगता है कलरफुल ज्यादा होगा ना तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ओके, हाँ बताइए। ओके, तो सपोज अगर ये वर्ड आपके लिखे हुए हैं, है ना, रूल आउट, सस्पेक्टेड, क्वेश्चनेबल, लाइकली, प्रोबेबल, कंसिस्टेंट विद, पॉसिबल, डिफरेंशियल, इन दैट केस डू नॉट प्रोवाइड कोड फॉर डायग्नोसिस मेंशन इन मेडिकल रिकॉर्ड। जैसे एग्जांपल, रूल आउट गॉलब्लैडर स्टोन, तो कोई कोड नहीं जाएगा गॉलब्लैडर स्टोन का, ठीक है। सस्पेक्टेड लिवर कैंसर, नो कोड। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आर MI, CKD, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, कोई कोड नहीं जाएगा। डॉक्टर ने डिजीज लिखी है लेकिन हम किसी भी डिजीज का कोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि या तो वो सस्पेक्टेड है या रूल आउट है या क्वेश्चनेबल। हाँ सर, इसमें जो है ये अगर कोई डिजीज है तो जो फिजिशियन है सो दे मतलब लाइक वो बताएगा कि मतलब ये रूल आउट एंड द पोर्टेबल कंसिस्टेंट, दिस शुड बी रिटन विद लाइक ये डिजीज के साथ दिया होगा ना जी, कोडिंग में बस यही तो है, कोडिंग में सब दिमाग अपना लगाना है ना। मैं बताता हूँ कैसे होगा। समझ रहे हो? ऐसे लिखा होगा, इंडिकेशन, पेशेंट, डॉक्टर को लग रहा है कि गॉलब्लैडर स्टोन है, लेकिन जब उसने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें देयर इज नो एविडेंस ऑफ गॉलब्लैडर स्टोन। तो ये ऐसे, ये हो भी सकता है, सस्पेक्टेड, लाइकली, है ना। नहीं, ये तो बोलेगा क्वेश्चनेबल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, लाइकली, ये तो बोलता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी तो आएगा ना आपके सामने सिनारियो। तो ये सारा कुछ आपको खुद से सोचना होगा। तो कोडर की खासियत यही है, कोडर को खुद से बहुत सोचना पड़ता है। तो लेके तो आया गॉलब्लैडर स्टोन, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड किया तो गॉलब्लैडर स्टोन है ही नहीं। अब जो चीज है ही नहीं तो उसका कोड क्या जाएगा? नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट भी क्लियर है ना, व्हाट नीड नॉट टू कोड। उर्मिला क्लियर है आपको? जी सर। ओके, वेरी गुड। फिर आता है आपका लेटरलिटी। अब लेटरलिटी क्या होती है? या तो वो लेफ्ट होता है या क्या होता है, राइट होता है ना। तो अगर वो फिजिशियन आपका लेफ्ट राइट मेंशन कर रहा है, ठीक है, if physician mention left or right in medical record, we need to use code for left or right. And if physician mention both, in that case we need to check
बायलैटरल कोड अवेलेबल और नॉट। बायलैटरल मतलब होता है बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, और नॉट। इफ बायलैटरल कोड अवेलेबल यूज ओनली वन कोड फॉर बायलैटरल, इफ बायलैटरल कोड इज नॉट अवेलेबल नीड टू कोड फॉर बोथ। अभी आप पढ़ लो, देखो आपको कुछ समझ में, ऐसा तो नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पढ़ो जरा आप, ये देखो सिचुएशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जी सर। क्लियर है ना सबको? यस सर। अच्छा, अब ये एक पॉइंट है, इफ लैटरलिटी इज नॉट मेंशन, बट ये प्रैक्टिकली है, मैंने यहाँ पे कमेंट डाला हुआ है प्रैक्टिकली, लेकिन बहुत लोग करते नहीं है, जो उनको दिखाई देता है वही कोड कर देते हैं, है ना। इफ लैटरलिटी इज नॉट मेंशन इन द मेडिकल रिकॉर्ड बट कोड इज अवेलेबल, इन दैट केस वी नीड टू रेज ए क्वेरी टू द फिजिशियन। अब क्या होता है कि सपोज आपने वहां पे लिख दिया, डॉक्टर ने लिख दिया नी पेन, और कोडर ने भी वही नी पेन लगा दिया, इंश्योरेंस के पास गया तो इंश्योरेंस वाले क्या डिनाई कर देगी, बोल देगी यूज मोर स्पेसिफिक कोड या प्रोवाइड द लैटरलिटी। तो इस केस में क्या होता है कि पैसे तो मिलते हैं लेकिन डॉक्टर को लेट मिलते हैं पैसे, यानी कि प्रोसेस डिले हो जाता है उसका। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में दो हैं तो डॉक्टर को भाई बताने में इतना क्या प्रॉब्लम है कि वो लेफ्ट है या राइट है। एक यही तो वर्ड उसको लिखना था कि लेफ्ट नी में पेन था या राइट नी में है, या उसने लेफ्ट नी पे सर्जरी की है या राइट नी पे सर्जरी की है ना। तो इंश्योरेंस को तो बताना पड़ेगा ना। तो ये आपका वो आता है। हाँ, क्लियर है? हेलो, यस सर क्लियर। हाँ सर। इंश्योरेंस तो अगर हम लोग लेफ्ट या राइट मेंशन नहीं करें तो बायलैटरल तो डाल ही नहीं सकते सर, पक्का वो लोग डिनाई करके ही वापस भेज देते। हाँ तो नहीं नहीं, हाँ तो देखो अगर वो लेफ्ट और राइट बोल रहा है और कोड अवेलेबल है तो हमें लगाना चाहिए, और अगर वो बायलैटरल का कोड अवेलेबल है तो, और उसने लेफ्ट राइट दोनों बोला है तो हम बायलैटरल का लगाएंगे, नहीं है तो हम दोनों लगाएंगे, नहीं है तो हमें दोनों लगाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे पास कोड होते हैं चार, हमारे पास कोड होते हैं चार, अनस्पेसिफाइड नी, लेफ्ट नी, राइट नी, बायलैटरल नी सपोज। तो अगर डॉक्टर ने सिर्फ नी पेन लिखा है तो हम केवल नी पेन अनस्पेसिफाइड नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टेक्निकली तो सही है कि भाई आपका कोड अवेलेबल आप लगा दोगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है कि उसको या तो लेफ्ट नी में पेन होगा या राइट नी में पेन होगा या बोथ में होगा। राइट। तो फिजिशियन को बताना है। तो ये क्या होता है, ये होती है आपकी फिजिशियन की जो ट्रेनिंग होती है ना, एजुकेशन, फिजिशियन एजुकेशन होती है। तो ये हम डॉक्टर को बताते हैं कि भैया आप लेफ्ट या राइट लिखो, लेफ्ट या राइट लिखो, क्योंकि अगर आप लेफ्ट राइट नहीं लिखोगे ना तो आपका क्लेम डिनाई हो जाएगा। डिनाई हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है। अगला है आपका बॉर्डर लाइन डीएक्स। तो ये बॉर्डर लाइन डीएक्स क्या होते हैं, ये भी मैं बड़ा करके बता देता हूँ आपको। जैसे भी हमने थ्रेडन पढ़ा था ना, तो इसमें थोड़ा सा वो है, एक चेंज है। मतलब बॉर्डर लाइन का मतलब है तो, लेकिन बहुत मामूली सा है, मतलब लेकिन कंडीशन एग्जिस्ट करती है। तो थ्रेटन के केस में तो हम नहीं लगाते थे कोड, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे। इफ फिजिशियन मेंशन बॉर्डर लाइन वर्ड बिफोर और आफ्टर डायग्नोसिस, इन दैट केस वी नीड टू सर्च सेम इन अल्फाबेटिक इंडेक्स। इफ बॉर्डर लाइन नॉट मेंशन वी विल टेक एक्चुअल कोड। सपोज डॉक्टर ने क्या लिखा, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन, हम क्या करेंगे, हाइपरटेंशन में जाएंगे और बॉर्डर लाइन में जाएंगे। अगर हमें बॉर्डर लाइन मिल गया तो बैलेंस गुड, नहीं मिला तो उस केस में हम किसका कोड लगा देंगे, हाइपरटेंशन का। अब यहाँ पे क्या है, देखो वहां पे क्या था, थ्रेटन था, यहाँ पे डायग्नोसिस तो कंफर्म है, लेकिन क्या है, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन कंफर्म तो है ना। तो अगर आपको बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन मिल जाता है बैलेंस गुड, नहीं मिलता है तो आप क्या लगा दोगे, हाइपरटेंशन का कोड लगा दोगे। ये फिर मैंने कोड ढूंढवा के दिखवाए थे जब इससे पहले वाली क्लास हुई थी। तो आप लोगों ने कल किसी ने बुक देखी थी स्क्रॉल करके आगे पीछे आईसीडी की, कुछ कोड ढूंढने की कोशिश की?
किसी ने भी कोशिश नहीं की। सर बुक में सर मैंने डाउनलोड करने में इतना ज्यादा टाइम लग गया कि मैं भी नहीं देख पाई। कितना टाइम लग गया डाउनलोड करने में? क्योंकि सर मैं तो ऑफिस में ही जाके किया ना, मैंने घर पे नहीं किया था, तो वहीं कौन पे बोल रहा बहुत है? टाइम लगा। उर्मिला सौम्या? बोल रही है। नहीं सर, उर्मिला? जी सर। अच्छा उर्मिला। तो ऑफिस में जाके क्यों किया? घर पे कर लेते, 1 मिनट ही लगता है। आपका कैसे करते हो आप? मतलब आपका एक्चुअली ना, नहीं अब आपकी क्लास के बाद ना मेरे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती है, फिर उसको देना पड़ता है, फिर फोन में इतनी चार्जिंग बचती ही नहीं है। ओके, चलो कोई नहीं, ये तो वन टाइम है। आप कुछ क्वेश्चंस तो दीजिए ना सर, एग्जांपल्स की तरह दीजिए, सो दैट वी विल फाइंड इट एंड गेट बैक विथ यू। कुछ आंसर्स लेके आ सकते हम लोग, क्योंकि खुद आई ट्राइड डूइंग इट बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करूं, बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड में से नहीं हूँ। तो डिसीजेस ढूंढना और उसको एग्जाम्पल की तरह रखना मेरे को समझ में नहीं आया। तो आई हैव ट्राइड डूइंग इट बट आई फेल्ड टेरिबली। आपके पास सारी चीजें हैं, देखो बस मेन चीज है कि आपको कैसे ढूंढना है, अप्रोच कौन सी होनी चाहिए आपका। हमने बताओ इंटू में हमने कौन कौन से टॉपिक करा दिए एनाटॉमी के? सर यूरिनरी सिस्टम तो हो गया। चलो मैं यूरिनरी सिस्टम में ही आ जाता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि आप कोड ढूंढोगे किसका, है ना? करेक्ट। तो हमारा क्या है, इससे पहले यूरिनरी सिस्टम ही है। जो आपकी ये पीपीटी है ना, इसमें आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है आपका ऑर्गन, दूसरा पार्ट है आपका डिजीज। करेक्ट। तो आपको कुछ नहीं करना था, ये आपके डिजीज ही हैं, आपको इनके कोड ढूंढने थे। ओके। एआरएफ हो गया एक्यूट रीनल फेलियर, सीआरएफ हो गया क्रॉनिक रीनल फेलियर, फिर ये सीकेडी हो गया क्रॉनिक किडनी डिजीज, फिर सिस्टाइटिस, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ये सारे क्या हैं, आपके डायग्नोसिस ही हैं। अब क्या है, अब आपका एक ग्रुप बना हुआ है ऑनलाइन कोड, जो भी आपके 8-9 लोग हैं इस बारे, मतलब एक आपका बैच होता है, एक दूसरे वाला बैच होता है। तो अब आपने क्या किया, यूरिनरी सिस्टम के, देखो मैं ये पता क्या बता रहा हूँ, ये कभी जैसे मैंने आपको कोई एक्सरसाइज नहीं दी, जैसे आपको मैंने आईसीडी कराया, आईसीडी की एक्सरसाइज नहीं दी, तो मैं आपको बता रहा हूँ आप कैसे एक्टिवली इसको करोगे। तो आपने यूरिनरी सिस्टम की जितनी भी डिजीज है यहां से निकाल ली और इन सबके आपने क्या किया, कोड लगाए। अब आपने क्या किया, वो सारे टाइप करके, देखो एक तो होता है हमने वो भेज दिया, पेपर पे लिखा और फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया, तो वो कोई इतना फोकस नहीं करता। अब आपने क्या किया, वो टाइप किया व्हाट्सएप पे और डिजीज और उसका कोड, डिजीज और उसका कोड, फिर आप बस एक ग्रुप में मैसेज डाल दो, कैन यू चेक इफ ऑल ऑफ माई कोड्स आर करेक्ट और इज देयर एनी एरर। तो अब वो आपका बाकी के जो 9 लोग हैं, सपोज ग्रुप में अगर 10 लोग हैं, एक मैं हूं, तो जो बाकी का 9 लोग हैं, 9 लोगों के पास आपका चला गया। हर ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होता है जो बड़ा इंटरेस्ट से ये सब चीजें करता है कि देखो सामने वाले ने क्या लगाया है और मेरे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं। तो वहां से क्या होता है, एक हेल्दी डिस्कशन स्टार्ट होता है कि नहीं आपका ये वाला आंसर गलत है, मेरा तो ये आ रहा है। तो अब 2 लोग हैं तो दोनों में से एक तो गलत होगा, तो उस केस में मैं भी चेक, नॉर्मली क्या होता है मैं भी चेक करता हूं और मुझे नॉर्मली फिंगर टिप्स पे पता होते हैं कोड, तो मैं बता देता हूं कि नहीं आपका ये वाला कोड गलत है, ये वाला कोड गलत है। ठीक है, अगर मैं नहीं बता पा रहा हूं तो वो कोई ना कोई आपस में डिस्कस करके हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो है हमारे पास, हाँ, लेकिन आप एक्टिवली कैसे, अब देखो आपकी आईसीडी की कल फर्स्ट क्लास थी, तो फर्स्ट क्लास में मैं ये चाहता था कि आप बुक को देखो और ये देखो आप नेविगेट, अभी देखो आपको फर्स्ट, अभी तो मैं सोचूंगा बोलूंगा कि आज भी आप कोड मत देखो, आप ये देखो कि ये अगर आपके पास ये लिखा है क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस, तो आईसीडी की बुक में क्या आप ये इस वर्ड तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है। आपको नेविगेशन है ना, नेविगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोड तो आपको चलो आज नहीं कल समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आपको नेविगेशन नहीं आए, जो मैं ये नेविगेशन दिखा रहा हूं ना कि हम पहले डिजीज में जाएंगे, ऑर्गन में जाएंगे, तो ये नेविगेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सपोज अगर आपका लिखा हुआ है एक्यूट लिवर फेलियर, अब आप पहले लिवर में जा रहे हो फिर एक्यूट में जा रहे हो, तो वो नेविगेशन आपका करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहला है आपका नेविगेशन, आपको आना चाहिए समझ में।
अब हम वापस आ जाते हैं अपना, फिर जब इतना पढ़ा दिया था मैंने, मैं आपको पुराने बैच से ही लेके चल रहा हूँ। सर मेरी सिस्टर के पास 2017 की एक बुक रखी है, इसमें ज्यादा कुछ चेंज तो नहीं हुआ होगा, तो क्या मैं इससे आईसीडी, हेल्प ले? हाँ आईसीडी की। तो आपने शायद एक चीज ध्यान ही नहीं दी, ये बुक कौन से ईयर की है देख रहे हो? 17 की है। हाँ क्योंकि मेरी सिस्टर ने बोला चेंज होते रहते हैं, तो मेरी किसी काम की नहीं है, तो मैं चुप हो गई। लेकिन जब मैंने कल देखा ना, तो आपकी बुक पे भी 2017 है, तो मैं और वही ये सोच रही हूँ कि जब मैंने वही आपको बुक है तो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये एक्चुअली क्या, ये ओरिजिनल बुक का वो है, इसमें सब कुछ कलर है, कोई बहुत ज्यादा कोड चेंज नहीं है। ठीक है, हमें तो नेविगेशन सीखना है ना, हमें कोड, देखो आपको कोड तो याद हो नहीं सकते, तो हमें क्या सीखना है? नेविगेशन। नहीं सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि फोन पे ना इतनी जल्दी सब कुछ खुलता नहीं है, और ना इतना ज्यादा बड़ा दिखाई देता है, तो बुक से मैं जितनी आसानी से कर सकती हूँ अपने फोन पे नहीं कर पाऊंगी। नहीं, आप सिस्टम पे कर सकते हो, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि अब तो जो एग्जाम होगा ना, वो ऑनलाइन ही होगा, तो आपको सिस्टम की आदत डालनी पड़ेगी, सिस्टम की आदत डालनी पड़ेगी। वैसे भी सिस्टम पे होगा, लेकिन तब भी आपका जो बुक तो आपको मैनुअली यूज करनी है, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास है 2017। नहीं, मेरी सिस्टर के पास है, मैं एक बार मैं तरीका, जैसे आप कह रहे हैं कि डिजिटल ढूंढना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, हम कैसे बुक में फटाफट ढूंढ ले, तो वो मैं एक बार देख लूं, फिर सिस्टम पे भी स्टार्ट कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तरीका पता होना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेविगेशन मस्ट है, क्योंकि कोड तो किसी को याद नहीं हो सकते। जी, तो जो फर्स्ट तो मैं उनसे क्राइटेरिया है वो, मंगवा लूं ना सर? हाँ, आपकी सिस्टर कहाँ पे जॉब करती हैं? मैं पता करके बता दूंगी, वो पूछा ही नहीं मैंने उससे, एक बार बताया भी था तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। जाती तो वो नोएडा में ही है। अच्छा, नोएडा। नाम क्या है, नाम बताओ आप। हाँ जी, नोएडा की लोकेशन सिस्टर सही का नाम क्या है? सिस्टर का नाम 64 क्या है? के पास है। सिस्टर का नाम क्या है? हेमलता अरोड़ा। अच्छा, हेमलता अरोड़ा। वो तो R1 में है ना। हेमलता अरोड़ा तो R1 में है। अच्छा, हाँ, वो तो R1 में है। चलो, उस पे आ जाते हैं हम वापिस। तो ये फिर मैंने जब इतना पढ़ा दिया तो हमने कुछ कोड ढूंढवाए थे, है ना। तो हमें पहला हमारा कोड था यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो अभी मैं कोड हटा देता हूं इनके, है ना। जो सौम्य आप बोल रहे थे ना, वो देखो नेक्स्ट स्टेप था, कोड कैसे ढूंढेंगे हम, है ना, तो वो नेक्स्ट स्टेप था। इसमें हम और डाल देते हैं 3-4। किडनी स्टोन हो गया। आप बताओ कौन सी डिजीज, और आप 2-4 डिजीज बताओ, 10 कर लेते हैं इनको, 10 ढूंढते हैं, और 2 डिजीज बताओ कोई सी भी, जो डिजीज याद हो। कार्डियक कार्डियक अरेस्ट, ओके। कोलिसिस्टाइटिस। कार्डियक कोलिसिस्टाइटिस, ये वन वर्ड हो गया तो आसानी से मिल जाएगा ना, थोड़े 2-3 वर्ड के होने चाहिए ना। और बताओ। एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, और बताओ। राइट नी पेन, ठीक है। और बताओ, एक और बस। किडनी स्टोन। किडनी स्टोन है इसमें। किडनी स्टोन आ गया, और कोई? यार किसी की साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है। हाँ, चलो एक अपने मन से ही मैं और डाल देता हूँ। फिर गॉल ब्लैडर।
कोई नहीं, कॉलिन पॉलिप डाल दिया। गॉर्बेट स्टोन तो हम ढूंढ चुके हैं ना। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हाँ सौम्या, सबसे पहले कहाँ जाएंगे बताओ? सौम्या कहाँ जाएंगे सबसे पहले? सर मैं बताऊं? हाँ नहीं, 1 बाई 1 सबसे पूछूंगा, 1 बाई 1 सबसे पूछूंगा। और मतलब आपका डिस्टरबेंस आ रहा है, बंद करेंगे आप? मैंने कर दिया। सौम्या बताओ सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हेलो सौम्या, आप हो अभी ऑनलाइन? हेलो सौम्या, दिखा तो रहा है ऑनलाइन उसका। आई थिंक उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके। जहीन, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सबसे पहले कहाँ जाएंगे जहीन? सर डिसीज पर इन्फेक्शन। नहीं नहीं नहीं, देखो अच्छा तुम्हें डिजीज दिखाई दे रही है कहीं पे? जो वर्ड नहीं है ना वो यूज ही नहीं करना है, इसमें डिजीज वर्ड मेंशन नहीं है। हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे? इन्फेक्शन। फर्स्ट क्या रहेगा? इन्फेक्शन। उसके बाद सेकंड क्या रहेगा? यूरिनरी ट्रैक्ट, है ना? यूरिनरी, और थर्ड रहेगा ट्रैक्ट। ये चीज हम फॉलो करेंगे, है ना? तो अब हम आ जाते हैं अपनी बुक में। सबसे पहले हम जाएंगे इन्फेक्शन में। सौम्या आ जाए तो उसको भी समझ में आ जाएगा। एक सेकंड में उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि उसकी क्वेरी थी ना क्वेश्चन सॉल्व करने की। जब तो उसका फोन आ गया होगा कोई। सौम्या आ गई शायद। सर अब सुनाई दे रहा है? हाँ अब सुनाई दे रहा है, आ गया आ गया आ गया। परफेक्ट। हाँ, तो वैसे आपके लिए क्वेश्चन था, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, कोई बात नहीं है, ठीक है? जी। तो जहीन ने बताया पहले हम इन्फेक्शन में जाएंगे, फिर यूरिनरी में जाएंगे, और फिर हम जाएंगे ट्रैक्ट में। तो हमें किसका कोड मिल जाएगा? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है? अब मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, क्योंकि अब आपको देखो, मैंने आपको नेविगेशन बता दिया, अब मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। तो ये मैंने आपको बुक बताया था कि ये अल्फाबेटिक ए से स्टार्ट होती है ना? तो बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। तो ये हमारी गाइडलाइन छोड़ दी हमने, तो ये हमारा ए आ गया, है ना? आईसीडी इंडेक्स, टेंसियम इंडेक्स टू डिजीज एंड इंजरी। अब हमें ए ना जाके हमें किस में जाना है? आई में, है ना? तो आई में तो मैं फास्ट जा सकता हूं ना, आई में तो फास्ट कर लेता हूं इसको, है ना? स्क्रॉल। जी पे आ गए हम, एच चल रहा है, वैसे इन्फेक्शन नीचे चुका है, लेकिन मैं आपको पूरा प्रॉपर ढंग से दिखा रहा हूं ना। ये देखो यहाँ पे एच खत्म हो गया, आई आ गया। आई दिखाई दे रहा है सबको? तो यहां से आई के स्टार्ट हो गए। अब हमें किस में जाना है? इन्फेक्शन में, है ना? इम्पिटिगो, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में आ गए हम लोग। देखो यहाँ पे इन्फेक्शन मिल गया। हमेशा जहां पे आपको ये स्टार्ट होता है, हमेशा वहीं से ढूंढना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद मुझे किस में जाना है? यूरिनरी में। तो देखो ये एबीसीडी फिर स्टार्ट हो गई, है ना? अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? यू। एच आ गया, एच चल रहा है, ये एम आ गया,
ये पी एस एस टी, और ये क्या है, यूरिनरी, है ना। और ब्रैकेट में क्या है, ट्रैक्ट। तो हमें यूरिनरी भी मिल गया और ट्रैक्ट भी मिल गया, है ना। तो हमारा कोड क्या जाएगा, N39.0, है ना। किसी को कोई डाउट? ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर हाँ जी, पता नहीं है सबके साथ ये मेरे जो पेजेस है ना काफी लेट आ रहे हैं। पेजेस काफी लेट आ रहे हैं, मतलब जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ वो, या आप वैसे करके? मतलब पेजेस आप जो किस टाइप स्क्रॉल से? कर रहे हैं ना वो, हाँ हाँ आप मतलब कि बोल चुके होते हो, आप ढूंढ चुके होते हो, मेरे पास वो पुराना चल रहा होता है। हाँ, नहीं नहीं, तो फिर आपका नेट स्लो चल रहा होगा। बाकी लोगों के साथ भी यही हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। बाकी, हाँ, तो आपका नेट, आपने फोन से कनेक्ट किया है या वाईफाई से? उर्मिला, आपका फोन से कनेक्ट है या वाईफाई से कनेक्ट है? फोन से, सिर्फ फोन से है। हाँ, फोन से है ना, इसीलिए वो स्लो है थोड़ा सा, है ना। तो आपका वाईफाई का कनेक्शन है आपके पास? नहीं सर, एक्चुअली सिस्टम मेरे घर पे है नहीं। अच्छा, हाँ, क्योंकि अगर वाईफाई से अगर आपका फोन कनेक्ट है ना, तो फिर वो फास्ट चलेगा। अगर वो वाईफाई से नहीं है, मोबाइल डेटा है ना, तो मोबाइल डेटा में स्लो चलता है थोड़ा, क्योंकि साजिब का तो बहुत दिक्कत है, उसका तो बार बार लॉग ऑफ भी हो जाता है, क्योंकि वो अपने मोबाइल पे चेक करता है ना, तो इसीलिए उसका इन आउट होता रहता है। ठीक है। तो ये आपका यूनरी ट्रैक्ट आ गया, है ना, N39.0 हो गया इसका। अगला ढूंढना है हमें रीनल सिस्ट। तो अब हम पहले बताओ उर्मिला, किस में जाएंगे, रीनल में या सिस्ट में? सर सिस्ट में। हाँ, सिस्ट में और रीनल, क्योंकि सिस्ट डिजीज है, रीनल तो आपका ऑर्गन है। जी। तो सबसे पहले जी। अब ये हमारा, अब हमें सी में जाना पड़ेगा। पहले सी, ये ए चल रहा है, सी आ गया। अब हमें CYST में जाना है। CO आ गया, सर मेरे आगे तो अभी यूरिनरी ट्रैक्ट ही आ रहा है। नहीं, ये हम आ गए सिस्ट में, आ गए, देखो सिस्ट में आ गए। ये दिखाई दिया आपको सिस्ट? अब दिखाई दे रहा है सिस्ट? स्क्रीन रिफ्रेश हुई आपकी? हाँ सर, अब दिखाई। उर्मिला, आपको दिख रहा है? नहीं सर, नो सर, आपको मेरे क्या पास दिख रहा है आया अभी? नहीं अभी। आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन सर पे? मेरे पास स्क्रीन पे ना डिक्शनरी तो चल रही है, बट जो आप बी पे चल रहा है मेरा, जहाँ ब्लैक फैन वगैरह लिखा है, अब सी पे आया है। हाँ, तो आपका नेट स्लो है, इंटरनेट स्लो है आपका। अच्छा, तो तभी आगे भी काफी टाइम पहले ऐसा हो गया है, तो मैं नहीं नहीं समझ नहीं नहीं, नहीं पा रही थी इसी वजह से। आपका कौन सी कंपनी का है मोबाइल कनेक्शन? वैसा कनेक्शन तो मेरा जियो का है। जियो का है। इसमें नेट पैक डला हुआ अलग से, डाटा वाला है कोई ऑप्शन? तो आप नहीं तो थोड़ा डाटा वाला वो ले लो आप। तो वो उसमें आपको अब आ गया 5G। सर, सिस्ट आ गया। हाँ, बहुत लेट है ना, बहुत लेट हाँ है ये। हाँ। अब सिस्ट में हमें जाना है, रीनल में जाना है ना। तो ये हम सिस्ट में बी आ गया, ये सी चल रहा है, एच आ गया, आई आ गया, किडनी। अगर आपको किडनी और रीनल दोनों सेम पता है तो यहीं से लगा सकते हो। अगर आपको नहीं पता है दोनों का मीनिंग, तो आप आर पे ही जाओगे।
कोड वही आएगा। अब देखो रीनल है ना, इसने गाइड कर दिया सी सिस किडनी, तो हमें तो पहले ही मिल गया था लेकिन हमें जाना वहीं था, तो हमें किडनी वाला ही लगाना है N28.1। तो हमें क्या लगाना है, मतलब हम तो रीनल में गए थे लेकिन रीनल में उसने गाइड कर दिया कि आप क्या करो, सी सिस्ट किडनी, तो सिस्ट में तो हम ऑलरेडी हैं, बस किडनी में आ गए, तो हम ये वाला कोड लगा देंगे। ठीक है, N28.1। सौम्या ये कैसे ढूंढेंगे आप बताओ? राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन। ओके, पहले तो पेन में जाएंगे सर, बिकॉज दैट इज द सिम्टम, एब्डोमिनल पेन एक्चुअली। हाँ, सबसे पहले हम जाएंगे पेन में, फिर पेन में जाएंगे, फिर उसके बाद ऑर्गन है। यहाँ पे मेरे को हमेशा कंफ्यूजन है, बिकॉज एक तो एब्डोमिनल बता रहा है, क्वाड्रेंट एब्डोमिनल कैसा था मुझे पता नहीं, बट आई एम थिंकिंग इट शुड बी एब्डोमिनल। नहीं, ओनली एब्डोमिनल। हाँ, एब्डोमिनल। हाँ, ओके, एंड देन वी विल सर्च फॉर क्वाड्रेंट। या उसमें अपर क्वाड्रेंट, बेस्ड ऑन दैट। क्वाड्रेंट में भी क्या है, अपर एंड उसमें राइट, और उसमें भी क्या है, राइट, क्योंकि अपर में भी दो होंगे ना, उसमें भी कौन सा ढूंढेंगे हम, राइट। ठीक है, अब हम बुक में आ जाते हैं और किस में जाएंगे, पेन में, है ना। कोई नहीं, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन, है ना, मैं डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी ना, तो ये वेबसाइट पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेना, आपको वहां पे ये मिल जाएगा ऑडियो। कल वाले भी डाल दूंगा, आज वाला भी डाल दूंगा। जी सर, थैंक यू। तो पी में जाना पड़ेगा टोटल, हाँ, पहले पेन में जाना पड़ेगा। हाँ, पेन में जाना, NOP पी में आ गए हम। उसके बाद हाँ, PAIN। हाँ, वो पी में स्टार्टिंग में ही होता है। हाँ, पी में स्टार्टिंग में ही होता है। पेन तो आ गया, पेन में आ गया, और पेन में एब्डोमिनल आ गया, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने एक गलती की ये हुई है। ठीक, अच्छा, वैसे इसमें दिया हुआ है पेन एब्डोमिनल में अपर, और अपर में राइट अपर क्वाड्रेंट, मतलब अलग अलग तरह से दिया हुआ है। वैसे नॉर्मली पहले क्वाड्रेंट आता है, तो थोड़ा बहुत तो इसके लूप होल्स हैं ही, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है ना ICD-10, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो हम एब्डोमिनल में गए, सॉरी पेन में गए। ये पेन आपको मिल ही जाएगा सबको। पेन के अंदर क्या है, एब्डोमिनल है, और कायदे में क्वाड्रेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अपर दिया है इन्होंने, है ना, क्योंकि लोअर आ गया और फिर अपर है, अपर और फिर राइट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कोड हमारा क्या हो गया, R10.11। क्लियर है? सर इसमें एक ड्यूअल कोड क्यों नहीं ले सकते हैं? ये इसमें डबल कोड, जैसे डबल कोड का सिनारियो आता है। डबल कोड का कैसे सिनारियो बताओ, आप कैसे बताओ? मतलब इफ आई हैव टू लुक एट दिस, अगर मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, मेरा समझ ऐसा है कि एब्डोमिनल है अभी, और ऊपर से ही इज आल्सो सेइंग अपर क्वाड्रेंट। सो R10.9 वो जो एब्डोमिनल का हुआ, और व्हेन यू स्क्रॉल डाउन, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए नीचे, और दूसरा हुआ कि वो अपर क्वाड्रेंट का है, विच इज अपर राइट क्वाड्रेंट ऑन टॉप ऑफ इट, R10.11। ये दो कोड्स क्यों नहीं लगा सकते? ये दो कोड क्यों नहीं लगा सकते? अच्छा, आपके घर पे आज क्या सब्जी बनी है?
आज तो लेडीज फिंगर सर, क्या है? लेडीज फिंगर। अच्छा, लेडी फिंगर, ओके। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा आपने आज क्या खाया, तो आप नॉर्मली बोलोगे कि आज मैंने सब्जी और रोटी खाई, है ना? जी जी। लेकिन अगर आप मुझे ये बताओगे कि मैंने भिंडी से रोटी खाई, राइट। तो आप क्या ये भी बताओगे कि भिंडी एक सब्जी है? नहीं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड वो सब्जी है बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो R10 जो 9 है ना, दैट इज एब्डोमिनल पेन। ओके, हाँ। लेकिन एब्डोमिनल तो बहुत बड़ा एरिया है। हम्म। अब आप बता रहे हो कि नहीं, मुझे तो राइट अपर क्वाड्रेंट में, एब्डोमिनल का जो राइट अपर क्वाड्रेंट है ना, वहां पे पेन है। हम्म। तो क्या मुझे दोनों चीज आप दो बार थोड़ी बताओगे। पहले बताओगे कि मुझे एब्डोमिनल पेन है, और ये बोलोगे नहीं मुझे राइट अपर क्वाड्रेंट में भी पेन है, क्योंकि जो नहीं, मेरी जरूरत कंडीशन। नहीं है, अंडरस्टूड। हाँ, यहाँ पे पॉइंट के बाद जो डिजिट चेंज हुए ना सर, शायद उसकी वजह से हम लोगों को दोनों बिल्कुल कोड करने की जरूरत नहीं है। ओके। बिल्कुल बिल्कुल कि एक्चुअली क्या है, दिस इज एब्डोमिनल पेन अनस्पेसिफाइड एरिया, यानी कि पूरे एब्डोमेन में कहीं पे भी पेन होगा ना, तो हम लगाएंगे एब्डोमिनल पेन का। लेकिन Right. मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक है, यानी कि एब्डोमिनल में भी मेरे पास कौन सा है, राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट। तो जब मेरे पास स्पेसिफिक कोड है किसी चीज का, तो मैं वो स्पेसिफिक कोड लगाऊंगा। परफेक्ट। यस सर, गॉट ठीक है। हाँ, तो इसलिए वो एक कोड जाएगा, दो कोड नहीं जाएंगे। इट। जी, समझ गए। तो ये हो जाएगा R10.1। क्या एक बार रुको, टाइप नहीं कर पा रहा मैं इसमें। क्या हो रहा है, कोई की दब गई क्या? एक सेकंड। नीचे आ रहा है सर, लाइन खत्म हो गया। अच्छा, ओके। मैं कहूँ टाइप क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, वो आगे लेके नहीं जा रहा ना। ये एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा कर रखा है ना इसका, आप लोगों को दिखाने के लिए। ओके। हाँ, तो इसका जो कोड होगा वो आएगा आपका R10.11। होपफुली अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको सर्च करने आ रहे हैं ना। सर्च तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब ये देखो सिरोसिस है, तो इससे डायरेक्ट डिजीज, तो हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चले जाएंगे सिरोसिस पे। ठीक है। तो अब हमें सी में जाना है ना? सी में भी CIRR। CE आ गया, अब हमें CIRR में जाना है। HI, ये आ गया सिरोसिस। दिखाई दे रहा है? यस सर। अब वो हेपेटिक सिरोसिस बोले या लिवर सिरोसिस बोले या सिरोसिस बोले, क्योंकि सिरो मीन्स भी लिवर ही होता है। तो हम कौन सा कोड लगाएंगे? K74.60। ठीक है। अगर वो एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस होता तो क्या हम लगाते? K70.30। अच्छा। अभी मैं K74.60 लगा दूं ना, क्योंकि अभी मेरा एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस तो है नहीं। K74.60।
किडनी स्टोन। तो पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टोन में। अच्छा, इतने तो हमने इससे ढूंढ लिए। अगर आपको स्क्रॉल नहीं करना है, तो एक वेबसाइट है icd10data.com, ठीक है, आप इस पे जाओगे और ये भी बुक की तरह ही काम करती है। तो सपोज अगर आपको स्क्रॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहां से भी सर्च कर सकते हो, दोनों का लेकिन सेम ही मेथड है। तो कुछ कोड हम इसमें, लेकिन इसमें इंडेक्स में आपको क्या करना है? ICD-10 इंडेक्स, ठीक है। अब स्टोन है, अब यहाँ पे सॉर्टेड है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। स्टोन है तो एस से आएगा, तो एस पे क्लिक कर दिया। और मतलब अप साइड आपको दिक्कत नहीं आएगी, अब स्क्रॉलिंग नहीं होगा तो। अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? स्टोन। ये सर इंडेक्स पे दिख रहा है। हाँ, इंडेक्स में नहीं, अब मैं एस पे आ गया। कोई नहीं, अब जब आपको वीडियो डाल देंगे ना, तो आपको अगर जो चीज क्लियर नहीं होगी ना, आप वीडियो से देख लेना। तो STO स्टोन। स्टोन में हमें क्या ढूंढना है? किडनी। ब्लैडर, किडनी मिल गया ना, N20.0। तो हम बस कोड लगा देंगे यहां से N20.0। सेम मेथड हमारा बुक में होता है, बस बुक में हम स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि भाई हमारे पास वो बुक वैसे नहीं है। कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के लिए सबसे पहले हमें किसमें जाना पड़ेगा? अरेस्ट। हाँ, अरेस्ट। तो ए में जाएंगे हम। सर व्हाट डू यू सजेस्ट? वी हैव टू चेक ऑन ICD-10 फर्स्ट। उसको कंफर्म करने के लिए फिर टैबुलर इंडेक्स में जाना ही पड़ेगा ना सर? हाँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप ICD-10 यूज करते हो तब भी आप वैसे नहीं, इसमें भी आपको पता लग जाएगा। इसमें एक्चुअली दो सिंबल दिए हुए हैं, रेड और ग्रीन, लेकिन आपको वो सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, नोटेशन नहीं मिलेंगे जो उसमें आते हैं बुक में, वो नहीं मिलेंगे। इसमें अगर आपका कोड के आगे ना अगर वो रेड कलर का वो है तो इसका मतलब इनवैलिड कोड है, और अगर ग्रीन है तो वैलिड है। जैसे सपोज कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक आ गया I46.9। अब मैं इस पे क्लिक किया, ये ग्रीन है ना, अगर ये ग्रीन है तो दैट इज मीन्स वैलिड कोड, अगर ये रेड है तो इनवैलिड होगा, ठीक है। ओके। तो कार्डियक अरेस्ट का क्या आएगा? I46.9। इसमें वो भी आता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, M25.61, ठीक है। ये मैंने 51 लगाता हूँ, सॉरी, शोल्डर पेन है ना, 51। ये तो मेडिकेयर और मेडिकेड का है ना सर, ये गाइडलाइन ICD-10 का? हाँ, मेडिकेयर का। अब जैसे मैंने M25.821 लगाया तो ये क्या है? रेड आ गया, तो ये इनवैलिड है। ये पेन इन शोल्डर तो है, तो यहाँ पे इस पे करोगे आप तो ये आ जाएगा कि इसका वैलिड कोड कौन सा होगा। तो अगर मुझे शोल्डर लगाना है तो राइट और लेफ्ट देखो आ रहा है, ये है ना, लेफ्ट राइट, ये ग्रीन आ गए ना, हमें ग्रीन ही लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आता है, ये बॉक्स बना हुआ होता है। तो अगर कोई भी रेड कोड जब भी आएगा, रेड आएगा यानी कि इनवैलिड आएगा, तो उसका वैलिड कोड यहाँ दिखाता है। हम वापस हो जाते हैं, हमने कार्डियक अरेस्ट का क्या कोड निकाला था? I46.9। I46.9 खोलिसिस्टाइटिस। अब हमें वापस सी में जाना पड़ेगा। सी, और सी में हमें CHO, खोलिसिस्टाइटिस। ये एक्चुअली मेरा लैपटॉप कल से थोड़ा सा परेशान कर रहा है। खोलिसिस्टाइटिस, और ऊपर सर मिल गया, बीच में है। ये है खोलिसिस्टाइटिस, ठीक है।
एग्जैक्टली। K81.9 आप इस पे क्लिक करोगे तो ये ग्रीन कोड आ गया और खोलिसिस्टाइटिस अनस्पेसिफाइड मिल गया, बस यहीं से लगा देंगे K81.9। और अगर हम इसको अभी हम क्योंकि सी में है ही तो इसको हम वैसे ढूंढते हैं, बुक में ऐसे भी आएगा। ये आ गया खोलिसिस्टाइटिस है ना, K81.9। तो हम बुक से भी कर सकते हैं और हम सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम होता है वो बुक से ही होता है। फिर है आपका एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। तो अब आपको पहले पाइलोनेफ्राइटिस में जाना पड़ेगा। P/BI में जाना है, पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोराइटिस हो गया, पाइलोथ्रोम्बोसिस, पाइलोयूरेटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, है ना। या अब हमारे पास क्या है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है ना हमारे क्वेश्चन में। तो यस एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस, तो हम एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस में हम एक्यूट वाला कोड लगा देंगे N10 और इस पे क्लिक करेंगे कि ये वैलिड कोड है कि नहीं है। यस वैलिड कोड है ना, तो हम ये वाला कोड लगा देंगे N10। फिर आपका राइट नी पेन, ये मैं आपको बुक से ढूंढ के दिखाता हूँ, है ना। इसमें भी मिलेगा सॉफ्टवेयर में, लेकिन हम बुक से देखते हैं क्योंकि ये नी पेन जॉइंट पेन तो बहुत आते हैं। पेन में पहले जाना है पेन, ना। हाँ पेन या में जाना होगा। पेन पेन आ गया। पेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है पेन। अब हमें ढूंढना है नी। देखो दो चीजें, या तो नी मिलेगा, नी नहीं मिलेगा तो जॉइंट मिलेगा, ठीक है। ओके तो इसमें LMN, तो नी तो नहीं है, तो जॉइंट है। देखो जॉइंट, और जॉइंट में कौन सा है हमारा, नी। नी। लेकिन ये इनवैलिड कोड है M25.56, है ना। तो अब हमें जाना पड़ेगा M25.56 में। M25.56, 24, 25, 53, 55, 56, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये आपको M25.56 पेन इन नी बट 6 डिजिट इज रिक्वायर्ड। और वो 6 डिजिट क्या है, M25.56 है पेन इन राइट नी, पेन इन लेफ्ट नी और पेन इन अनस्पेसिफाइड नी। तो हमारा क्या है, राइट नी पेन। तो M25.561। ओके, आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हुआ है नहीं हुआ है एनाटॉमी में। ये वर्ड तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड, तो नहीं हुआ सर। अच्छा नहीं हुआ है, ओके। नहीं तो हुआ। हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये मैं तभी समझाऊंगा आपको। मस्कुलोस्केलेटल हम संडे करेंगे 5 to 7। अगर आप नहीं, आप मैंने एक्चुअली सैटरडे संडे मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है वीकेंड वाला, वो सिर्फ वीकेंड पे क्लास ज्वाइन किया करेंगे। तो सौम्या एंड उर्मिला आप लोगों के लिए ऑप्शन है। तो आप 12 to 2, ठीक है। अभी तो मैं फर्स्ट क्लास बेसिक से ही कराऊंगा,
और उसके बाद उसमें दो बार हुआ करेगी सैटरडे संडे क्लास, एक बार 12 to 2 एंड 5 to 7। तो आप दोनों वहां पे ज्वाइन कर लो, तो आपका एनाटॉमी वहां पे सारा कवर हो जाएगा दोबारा, ठीक है। सर 12 to 2 सैटरडे एंड संडे। संडे को तो ठीक है, पर सर सैटरडे को तो मैं स्कूल जाती हूँ ना। तो आपका 4th सैटरडे तो बंद होगा ना इस बार? नहीं सर, ओनली सेकंड सैटरडे होता है हमारा। अच्छा, 4th सैटरडे नहीं होता, कोई नहीं। वैसे भी सैटरडे को तो बेसिक होगा, तो बेसिक तो मैं आपका करा ही चुका हूँ, ठीक है। तो आप संडे को अटेंड कर लेना, वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, वो क्योंकि वो वीकेंड वाला बैच ही है, वो वीकेंड को ही करेंगे, मंडे टू फ्राइडे नहीं करेंगे, तो वो आप दोनों के लिए ना ऑप्शनल होगा। तो उसमें टाइमिंग 12 to 2 एंड 5 to 7 है, ठीक है। तो जी वो दोनों टाइम पे ही हुआ करेगा, वो सारे बच्चे दोनों टाइम पे आएंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उनका भी मतलब 2 to 3 मंथ में हो जाए, तो इसलिए मैंने उनका 4 आवर्स रखा हुआ पर डे, ठीक है। तो अगर आप जैसे करते भी हो तो आपका सिर्फ सैटरडे का एक बार निकला करेगा, 2 to 4 वाला निकला, 12 to 2 वाला निकला करेगा। अब 5 to 7 है, लेकिन वो आपकी एडिशनल क्लास होगी, अदरवाइज आपका हम यहीं पे सारा कराएंगे इसमें, ठीक है। जस्ट अ क्लैरिटी सर, वो जो 12 to 2 क्लास में जो राजेंद्र सर की क्लासेस थे वो कवर करेंगे क्या, या फिर नहीं, वो पूरा नया बैच है, वो सब कुछ कवर होगा उसमें। ओके मतलब बेसिक से लेके सब कुछ कवर होगा, या जब उसमें आईडी आएगी। हाँ नहीं, ब्रशअप नहीं है, वो आपके लिए ब्रशअप हो जाएगा, उन लोगों के लिए फ्रेश होगा। हाँ, क्योंकि वो लोग वर्किंग है, तो वो लोग मंडे टू फ्राइडे नहीं कर सकते, तो काफी टाइम से वो पेंडिंग चल रहा था। तो आज फिर क्लियर हो गया कि नहीं हम एक वीकेंड वाला बैच स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पता नहीं, और मैंने अभी रिस्क नहीं ले सकता ऑफिस जाने का, क्योंकि अभी तो केसेस बहुत इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में। ट्रू सर, काफी इंक्रीज हो रहे हैं सर केसेस। वेयर यू वर्क सर अभी? मेरा तो नोएडा में ही ऑफिस है ना। लाइक अ कॉर्पोरेट और यू टेक क्लासेस वहां पे भी? नहीं, मेरा तो आई हैव ए कंपनी जीनस हेल्थ केयर सॉल्यूशन एंड IT कंसल्टिंग। सो वी हैव ए टाई अप विद डिफरेंट कंपनीज, सो वी ट्रेन कैंडिडेट्स एंड वी प्लेस देम। ओके, प्लेसमेंट्स, ओके। प्लेसमेंट का भी है, ट्रेनिंग का है, प्लस हमारे पास छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। तो आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम वर्किंग इन माई कंपनी ओनली। यू ओन अ कंपनी बेसिकली? हाँ, दैट्स नाइस। तो जीनस हेल्थ केयर सॉल्यूशन के नाम से कंपनी है हमारी, नोएडा में सेक्टर 62 में ऑफिस है। ओह ओके। हाँ, तो इसलिए अभी वो रिस्क नहीं ले सकते इसका ऑफिस खोलने का, क्योंकि इस अभी साल में तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, इस साल मुश्किल लग रहा है। एक और कंपनी है मेरी, वो तो लैब है, तो लैब में तो ओपन करना ही है, तो लैब तो हमारी ओपन होती है। लेकिन अभी अदीबा को पता है, अदीबा की सोसाइटी में भी एक केस आ गया है। तो कितने टॉवर लॉक किए उन्होंने? एसीटी है ना, सील हो गया पूरा। तो आप एसीटी में रहते हो, कहाँ रहते हो? नहीं सर, लिव इन स्टेलर। अच्छा, बराबर नहीं तो एसीटी। हाँ पता है मुझे, स्टेलर बराबर एक दो सोसाइटी पहले है। हाँ, एक सिटी में स्टेलर जीवन आपका। हाँ, आपका क्लिनिक आपका वहाँ पे है ना, एक सिटी में? सर मेरा क्लिनिक वही है ए सिटी में, जहाँ पे आपका लैब है ना, बायोजन लैब। हाँ, बायोजन का जो कलेक्शन सेंटर है हमारा। हाँ हाँ जी, हाँ वही नियरेस्ट। चलो ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट है, इसमें हमें जो सर्च करना है कॉलन पॉलिप। अब कॉलन क्योंकि इंटेस्टाइन का पार्ट है, और पॉलिप क्या है, एक डिजीज है, ठीक है। नॉर्मली देखो 90% तो इसमें, जैसे हम बैक से चलते हैं ना, पीछे से चलते हैं, तो इसमें जो लास्ट में होता है ना, वो डिजीज ही होती है। अब देखो मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे, देखो किडनी स्टोन तो स्टोन डिजीज, कार्डियक अरेस्ट तो अरेस्ट डिजीज, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस तो पाइलोनेफ्राइटिस डिजीज, राइट नी पेन डिजीज, कॉलन पॉलिप। तो 90% तो जो लास्ट वर्ड होता है ना, वो क्या होता है, इन्फेक्शन, मतलब जो वो डिजीज होता है। लेकिन कभी कभी डॉक्टर चेंज कर देते हैं ना, अब डॉक्टर ने बोल दिया पेन इन राइट नी, है ना, या स्टोन इन किडनी, तो उसने अगर वो मेथड चेंज कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। नॉर्मली जो डॉक्टर बोलते हैं वो इसी सीक्वेंस में बोलते हैं कि जो लास्ट वर्ड होता है ना, दैट इज डिजीज। 90%। ये तो खुद को ही समझना पड़ेगा है। हाँ, तो इसी समझने के तो वो है, यही तो फिर कोडिंग में ये तो मस्त है ना, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा समझ में, ठीक है सर। विथ माय एक्सपीरियंस, जहाँ पे यूएस वाले जैसे लिखते हैं ना फिजिशियंस, उन लोगों का एक फॉर्मली नहीं लिखते, जो मन में है वैसे लिख के भेज, दे डोंट राइट इन प्रॉपर मैनर। सो
अभी तो बहुत जैसे सारी आप डॉक्यूमेंटेशन, हाँ काफी इम्प्रूवमेंट हो गया है अब तो। हाँ लेकिन मैक्सिमम टाइम पे तो होता है, लेकिन काफी सही लिखते हैं, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है उनकी। क्योंकि लिखने वाले भी इंडिया में से है ना सर, इसलिए एक प्रॉपर मैनर सिस्टमैटिक में लिख रहे हैं। पहले तो वो लोग खुद लिख के बेचते थे, पूरा उन लोगों का जो डॉक्यूमेंटेशन रहता था वो लोग खुद लिखते थे। अभी दे हायरिंग पीपल फ्रॉम इंडिया। हाँ तो इसमें हम लास्ट कोड और ढूंढते हैं कॉलन पॉलिप का, तो ये मैं इसी से ढूंढ देता हूँ। तो इसमें हम पहले पॉलिप में जाएंगे, पॉलिप POLY में आएगा, LYP। पॉलिप और पॉलिप में कॉलोनिक, कॉलोनिक या कॉलन, K63.5, ठीक है, K63.5। तो आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि 4 o'clock हो गया, तो मुझे नेक्स्ट बैच स्टार्ट करना पड़ेगा 5-7 मिनट में। तो बेसिक में अभी काफी थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। कल से आपकी चैप्टर बेसिक सारा हो गया है, कल से आपकी चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिक में तो इतना ही है, जो बेसिक गाइडलाइन आईसीडी की वो तो इतनी है। अब क्या है, चैप्टर से स्पेसिफिक रूल आएंगे, वो कल से हम स्टार्ट करेंगे। सर ये जो आईसीडी के रिकॉर्डिंग्स है आपके, कहाँ से सुन सकते हैं हम लोग? ये आपको जीनस हेल्थ केयर सॉल्यूशन, मैं अभी ग्रुप में सारी 5 मिनट में ना मैं ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा और वहां पे आप कर लेना, लॉग इन कर लेना। मैं आपको ये आज वाला तो मैं अपलोड कर दूंगा, कल वाले में ना मुझे वीडियो कटर से कुछ काटना है वो पोर्शन। एक्चुअली मेरी कॉल आ गई थी ना, तो मैं कॉल पे डिस्कशन करने लगा, तो वो थोड़ा सा पोर्शन मुझे हटाना है क्योंकि वो थोड़ा सा एथिक्स का रूल रहेगा, वो मैं हटा दूंगा। ये आज वाला तो मैं अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा, ठीक है। मैं सारा प्रोसेस आपको ना ऑनलाइन अभी अपडेट कर दूंगा उसमें ग्रुप में, ठीक है। जी सर, रिकॉर्डिंग्स थोड़ा काम में आएगा हम लोगों को। नहीं मैं हाँ रिकॉर्डिंग अभी डाल दूंगा, ये वाली आज वाली तो अभी डाल दूंगा, ठीक है। जी थैंक यू सर। ओके।